हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि टाइम को मेजर कैसे करते हैं, एग्जैक्टली स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, पहले आज के ज़माने में हम लोग ऐसा वॉच यूज़ करते हैं टाइम मेजर करने के लिए, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा वॉच नहीं हुआ करता था। तब लोग टाइम कैसे मेजर करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, जो इमेज आपके सामने डिस्प्ले हुई है उसको कहा जाता है सनडाइल। जो एंशियंट है वो लोग ये सनडाइल यूज़ करते थे टाइम मेजर करने के लिए। तो वहाँ पे जो बीच में एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसकी शैडो नीचे गिरी हुई है, जहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए, नंबर्स प्रिंट किए हुए हैं, वो नंबर्स के ऊपर वो शैडो गिर रही है। तो जैसे जैसे सन रोटेट होगा वो शैडो की पोजीशन भी चेंज होती जाएगी और इस तरह लोगों को पता चलेगा कि अभी टाइम एग्जैक्टली हुआ कितना है। अगर कहीं पे भी शैडो नहीं है इसका मतलब सन एग्जैक्टली ऊपर है, और सन एग्जैक्टली अगर ऊपर रहा तो कितना टाइम होता है, दैट इज़ 12 o'clock, ऐसे उसका मीनिंग होता है। तो पहले के ज़माने के लोग ऐसा क्लॉक यूज़ करते थे जिसको कहा जाता है सनडाइल। इस तरह बहुत टाइप के क्लॉक्स पहले के ज़माने में यूज़ होते थे। सभी क्लॉक्स मैं आपको दिखाती हूँ, सभी नहीं बट उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो इसका नाम है सनडाइल। उसके बाद है कैंडल क्लॉक। जो आपके सामने इमेज डिस्प्ले हुई है उसमें दिख रहा है आपको एक कैंडल जल रही है और उस कैंडल के ऊपर कुछ मार्क किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो वहाँ पे 1 मार्क इज इक्वल टू 20 मिनट्स कंसिडर किया है। तो पहली कैंडल कुछ भी जली नहीं है, इसका मतलब 0 मिनट्स टाइम वहाँ पे हुआ है। सेकेंड कैंडल कुछ जलते जलते नीचे तक आई है, इसका मतलब उसमें 40 मिनट्स हुए हैं, और जलते जलते नीचे तक आई मतलब उसका 60 मिनट्स टाइमिंग हुआ है, ऐसे कहा जाता है। मतलब उसका 1 आवर्स कंप्लीट हुआ, ऐसा उसका मीनिंग है। ऐसे अलग अलग क्लॉक्स लोगों ने डिज़ाइन किए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और लोगों ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाकर उसको डिज़ाइन किया था। अभी देखो, जो इमेज आपके सामने डिस्प्ले हुई है ये शायद आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ में भी देखे होंगे। इसको कहा जाता है सैंड क्लॉक। इसमें देखो 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में सैंड होती है और उसको इस पोजीशन में रखने के बाद पहले पार्ट्स में से सैंड दूसरे पार्ट में गिरती है। शायद दूसरे पार्ट में गिरने के बाद पूरी सैंड कंप्लीट होने के बाद उसका 1 घंटा कंप्लीट होता है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो इसको कहा जाता है सैंड क्लॉक। ऐसे अलग अलग टाइप के क्लॉक्स पहले के ज़माने में यूज़ किया करते थे जो अपने एंशियंट थे वो लोग। लेकिन आज हम लोग यूज़ करते हैं क्लॉक। तो उस क्लॉक में जो 1 सेकेंड होता है वो 1 सेकेंड का मीनिंग क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि 1 सेकेंड हम किसको कहेंगे। तो पहले के ज़माने में जो 1 सेकेंड बोलते थे वो 1 सेकेंड किसको कहा जाता है वो हम लोग देखेंगे मीन सोलर डे से। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मीन सोलर डे क्या होता है। अभी आप लोगों को ये तो पता है कि अर्थ जो है वो सन को रोटेशन लगाती है, और एक रोटेशन जब अर्थ का कंप्लीट होता है तो हम उसको 1 डे बोलते हैं। तो 1 डे में क्या क्या होता है, 1 नून एंड 1 नून टू द नेक्स्ट नून, ऐसे मीन सोलर डे कंप्लीट होता है, राइट। तो मीन सोलर डे का मतलब क्या है, इट इज़ द एवरेज टाइम इंटरवल फ्रॉम 1 नून टू द नेक्स्ट नून। इसी को हम लोग 1 डे कहते हैं और सोलर डे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीन सोलर डे। इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल फ्रॉम 1 नून टू द नेक्स्ट नून। मतलब एक दिन कैसे कंप्लीट होता है ये सब लोगों को पता है। तो इसी एक दिन का यूज करके 1 सेकेंड बनाया है और उसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो आप सब लोगों को पता है सेकेंड क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम। द सेकेंड वॉज कंसिडर्ड टू बी 1 डिवाइड बाय, सेकेंड कैसे कंसिडर किया जाता है, 1 डिवाइड बाय 86400 ऑफ द मीन सोलर डे। मतलब ये जो मीन सोलर डे है उसका जो एवरेज टाइम है उसके 1 डिवाइड बाय 86400 टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। इसको हम लोग बोलते हैं 1 सेकेंड।
तो इसको 1 सेकेंड क्यों बोलते हैं, यही वैल्यू क्यों ली जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो ये जो मीन सोलर डे है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 सेकेंड, इसको मैं पहले रफ करती हूँ फिर बताती हूँ। तो देखो मीन सोलर डे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसके कितने पार्ट्स हुए, 24 पार्ट्स हुए और एक पार्ट को 1 आवर्स कहा गया। तो ये 24 आवर्स बन गया एक डे। एक डे कितने का होता है, 24 आवर्स का। 24 आवर्स मतलब कितने सेकेंड, 24 आवर्स, एक आवर्स का 60 मिनट्स और 60 आवर्स का 60 सेकेंड्स। मतलब टोटल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 24 इंटू 60 इंटू 60। इसका आंसर हमें मिलेगा 86400 सेकेंड्स। मतलब एक दिन के इतने सेकेंड्स होते हैं। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू ये 1 डिवाइड होगा उस साइड जाके, 1 डिवाइड बाय 86400 ऑफ मीन सोलर डे, ऑफ मीन सोलर डे। तो ऐसे 1 सेकेंड को पहले ऐसी डेफिनेशन होती थी 1 सेकेंड की, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने जब ऑब्जर्व किया तो उनको पता चला कि अर्थ का रोटेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब अर्थ की वेलोसिटी कभी कभी चेंज होती है और 45 इयर्स में ये जो 24 आवर्स है, एक दिन में कुछ तो भी सेकेंड्स का प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ तो भी सेकेंड्स इधर उधर हो रहे थे। 24 सेकेंड्स एग्जैक्टली, 24 आवर्स एग्जैक्टली नहीं मिल रहे थे, कुछ सेकेंड्स का उसमें डिफरेंस आ रहा था आफ्टर 45 इयर्स। तो उसकी वजह से इसको स्टैंडर्ड नहीं माना जा सकता, ऐसे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। मतलब ये जो वैल्यू है 1 सेकेंड की, इट इज अनसेटिस्फैक्ट्री और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया कि 1 सेकेंड का जो स्टैंडर्ड है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर ऐसे उसके ऊपर इन्वेंशन स्टार्ट हुआ और फिर 1 सेकेंड की डेफिनेशन को रिप्लेस किया गया एक नई डेफिनेशन के साथ। तो वो न्यू डेफिनेशन क्या थी, देखो 1 सेकेंड इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 9,192,631,770 vibrations of the radiations corresponding to transition between two hyperfine energy states of cesium-133 CS-133 atom। आई नो आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, बट इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। देखो अगर आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसमें एक एटम है, एक सब्सटेंस है, उसका नाम है सीजियम। तो उसका एटॉमिक नंबर है 133, जो 55 सीजियम एटम बोलते हैं उसको, उसका एटॉमिक नंबर है 133। तो 1 सेकेंड को डिफाइन करने के लिए इस सीजियम एटम का यूज किया गया। सीजियम एटम ही क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये जो सीजियम एटम के वाइब्रेशंस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, चेंज नहीं होते। मतलब सालों साल, कितनी भी साल हो, ये बाकी एटम्स के वाइब्रेशंस चेंज होते हैं बट सीजियम एटम के वाइब्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। और इसी चीज को कंसीडर करके, इसका फायदा उठा के उन्होंने एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक बनाया। मैं जब वीडियो दिखाऊंगी उसमें मैं ये एटॉमिक क्लॉक आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि दिल्ली में है। तो ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक बनाया गया और वो सीजियम एटॉमिक क्लॉक से 1 सेकेंड वो इतने वाइब्रेशंस को कहा गया। कितने वाइब्रेशंस, जो कि मैंने वैल्यू बताई है 9,192,631,770 वाइब्रेशंस। इतने वाइब्रेशन जब वो अपने कंप्लीट करेगा तब 1 सेकेंड बनेगा। बहुत ही ज्यादा 1 सेकेंड में इतने वाइब्रेशंस, मतलब इट इज टू मच। अभी देखो सीजियम एटम को मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। इसके लिए मैं आपको एक एटॉमिक कन्फिग्रेशन दिखाने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, सीजियम एटम का एटॉमिक कन्फिग्रेशन मैंने डिस्प्ले किया है। उसमें देखो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है सीजियम एटम का, जिसका CS ये एटॉमिक नंबर सिंबल है, CS से डिनोट किया जाता है और उसका एटॉमिक नंबर है 133। तो अगर आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह है, 2 8 18 8 1 18 18 8 1, ऐसा उसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन है। मतलब उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड में 8 है, थर्ड में 18 है, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में 8 है और लास्ट शेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन है।
और ये जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें वाइब्रेशंस दे रहा है। वो वाइब्रेशंस कैसे दे रहा है देखो, मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, तो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। देखो ये CS है जो जिसका न्यूक्लियर पार्ट है। तो इसकी फर्स्ट शेल, अभी सेकेंड शेल में अभी इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ नहीं करती, मैं डायरेक्टली लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो ये फोर्थ शेल कंसिडर करते हैं, ये लास्ट शेल है, इसमें ये एक ही इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता रहता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दो हाइपरफाइन स्टेट्स में यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, ऐसे जंपिंग वो करता रहेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम ज़्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करता है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, जब वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि देखो इसको इतना पाथ कवर करना था तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी थी। जब वो यहाँ पे जंप करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, मतलब उसको कम एनर्जी लगेगी। और जो बची हुई एनर्जी है उसके पास इतनी एनर्जी अवेलेबल है, तो जब वो यहाँ जंप करेगा तो उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा। तो वो बाहर जब निकलेगी तो ये बाहर निकली हुई एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। ओके, तो ये जो एनर्जी इसमें से बाहर निकल रही है इसी को हम लोग वाइब्रेशंस बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑसिलेशंस बोलते हैं। तो एक ऑसिलेशन मतलब कितना, जब ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, वेव जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको ये समझ में आएगा, ये दो पार्ट मिला के एक वाइब्रेशन बनता है। इसको कहा जाता है क्रेस्ट और इसको कहा जाता है ट्रफ। तो ये दो पार्ट मिला के एक वाइब्रेशन बनता है। तो ऐसे कितने वाइब्रेशंस ये एक सेकेंड में प्रोड्यूस करता है, 9,192,631,770। ऐसे इतने वाइब्रेशंस वो एक सेकेंड में प्रोड्यूस करता है ये एटम। इसीलिए इसको कहा गया इट इज द वाइब्रेशन 1 सेकेंड, मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 9,192,631,770 vibrations of the radiation corresponding to transition between two hyperfine energy states of cesium-133 atom। ऐसे उसका मीनिंग है, ये डेफिनेशन है प्रॉपर 1 सेकेंड की। और ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस सालों साल उन्होंने ऑब्जर्व किए, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, और तभी से 1 सेकेंड जो स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम का, उसकी डेफिनेशन यही कंसिडर की जाती है, यही मानी जाती है, यही एक्सेप्ट की है। ओके, समझ में आया, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। और ऐसे एटॉमिक क्लॉक उन्होंने बनाए, तो ये एटॉमिक 1 सेकेंड का टाइम मेंटेन रखने के लिए, मतलब ये स्टैंडर्ड टाइम रखने के लिए उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक बनाए हैं। और ये जो 4 एटॉमिक क्लॉक्स है वो दिल्ली में CSIR NPL लैब में रखे हैं, जो कि 1 सेकेंड और उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। तो ये है मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में, आपको मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसका एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उसको ठीक से देखो। उसमें मैं आपको सीजियम एटॉमिक क्लॉक भी दिखाऊंगी कैसा होता है, और मेजरमेंट ऑफ टाइम से रिलेटेड कुछ एनिमेटेड वीडियोज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। Let's talk about time. Have you ever wondered how time is measured and how to determine the world's time zone? The scientists take advantage of physical clocks to measure the time. A physical clock is actually a physical process calculated by a specific method. One example of it is the Earth's rotation, calculated in solar days. Physical clocks are mostly work in cyclical manners. The determination of the world's time zone requires one or more physical clocks. Every concrete time is a measurement of some physical clock. For instance, a wind-up watch provides the time now by measuring the rate at which a coiled, wound spring unwinds. A physical clock always has its limitations. Some are run by batteries, some can be wound up, some by sand, some by sun, and some by water. In the International System of Units, SI, the unit of time is second. But what really is a second? And how is it calculated?
1 second is the time that elapses during 9,192,631,770 cycles of the radiation produced by the transition between two levels of the cesium-133 atom. This is determined by an atomic clock, also known as a radio clock. Heard of that before? Let's first take a look at a pendulum clock. A pendulum clock tells time using a pendulum, a swinging weight that provides a harmonic oscillation by swinging back and forth in a precise time interval, dependent on its length. The same principle is what the atomic clock is based on, but of course with a significantly better accuracy, due to the much higher frequency and stability of oscillation of atom. All the different types of atomic clocks commonly share the same working principle. Initially, the atoms are heated in an oven prior to their bundling into a beam. There are two possible energy states or hyperfine levels in each atom, namely state A and B. In this step, atoms in state B are eliminated by a magnetic field, while atoms in state A remain in the beam. In the second step, the state A atoms are exposed to microwave radiation by sending them through a resonator. Due to this radiation, some of the state A atoms are shifting to state B. A second magnetic field is then fired to eliminate atoms that are still in state A. The remaining shifted state B atoms are then counted using a detector. The frequency of the microwave radiation determines how many of state A atoms that can be shifted to state B atoms. The more synchronization events happen between the frequency of microwave radiation with the inherent frequency of oscillation of the state A atoms, the more atoms can be shifted into state B atoms. In fact, the purpose of this step is to adjust the microwave radiation frequency to match the frequency of oscillation of the atoms. In the 9,192,631,770th oscillation of the atoms, it is defined as 1 second. The mouthful number of oscillations gives us an idea of how accurate the atomic clock is. Atomic clocks are so accurate that they are known to make a 1 second error in about, can you guess? If you guessed 100 or 200,000 years, that is incorrect. The clock is known to make a 1 second error in about 10 million years. So how many of this atomic clock exist worldwide? Quite a lot actually. So far, there are 400 of these clocks worldwide, owned by around 70 meteorological institutions and observatories, and are used to determine Coordinated Universal Time, or more famously known as the UTC, and local times around the world. What's even more interesting is that the ultra-precise Mercury Ion Atomic Clock, or known as Deep Space Atomic Clock, DSAC, is now operational and is ready to improve the accuracy of satellite signaling. A second can also be defined by the propagation of electromagnetic field. 1 second is a time needed to propagate an electromagnetic field within a vacuum to cover a distance of 299,792,458 meters, or around 300,000 kilometers. We also know that a mean solar day is 24 hours with 60 minutes per hour and 60 seconds per minute. Multiplied together equals to 86,400 seconds. This means 1 second is equal to 1/86,400th solar day. The accuracy of the definition is, however, affected by the irregularities of the Earth's orbit around the Sun, which causing some solar days to be longer than 24 hours, while some others are shorter.
तो आज हम नोट्स देख लेते हैं, आज हमने क्या स्टडी किया उसके नोट्स कॉपी कर लो। पेज नंबर 16 तक आई थिंक सो आपने कॉपी किया था। आज ज़्यादा कुछ नोट्स नहीं है, बहुत ही शॉर्ट नोट पूछी जाती है आपको मेजरमेंट ऑफ टाइम पे, लेकिन मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। ओके, तो ये है पेज नंबर 16, इसमें हमने मेजरमेंट ऑफ टाइम स्टडी किया। और ये है पेज नंबर 17, बस इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।